तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं क्या हुआ, तेरा वादा वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूब बहुत खूब। और एक लम्हे के लिए तो ऐसे ही लग रहा था जैसे आंखें बंद करें तो और बिल्कुल फील करें तो जैसे रफी साहब भी जैसे गुनगुना। माशाल्लाह, बहुत आपने अच्छा गाया। और इंट्रोडक्शन में आपको करवाता चलूं, मेरे साथ मोहम्मद एहतशाम मौजूद हैं और ये सब कॉन्टिनेंट के लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब के नवासे हैं। वेलकम टू स्टूडियो। थैंक यू सो मच। अपना तारुफ भी हम कराते चले। मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मैं हूं नूरजहां। अच्छा, हम आपसे पूछेंगे, आप हमें थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड बताएं। आप रफ़ी साहब के नवासे कैसे हुए? जी बिल्कुल, ये सवाल बहुत अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंकफुल फॉर हैविंग मी इन दिस प्लेस। और दूसरी बात ये है कि मेरी जो नानी अम्मी थी उनके वो फर्स्ट कज़न लगते थे। सही। और वालदा साहिबा के मामू थे, उस लिहाज से मेरा उनके साथ दूर का रिश्ता है और वो मेरे नाना लगते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये बताता नहीं था, अंडरग्राउंड वर्क काफ़ी टाइम से कर रहा था। एकदम से एक डिजिटल मीडिया पे इंटरव्यू हुआ, वो इंटरव्यू इतना रातों रात वायरल हुआ। काफ़ी लोग ने मतलब उसका ये भी कहा था कि क्यों उनका नाम यूज़ करे, और काफ़ी लोगों ने कहा था खुद भी एक इंडिपेंडेंट अच्छा सिंगर हो, और कुछ लोगों ने कहा था जी बता सकते हैं क्योंकि इनकी आवाज़ में वो चीज़ नज़र आती है। हालांकि मैं नहीं कहता, मेरी वालदा साहिबा के कहने पे मैंने एक इंटरव्यू में मैंने ये बात की थी और रातों रात इतनी वायरल हो गई। तो आपने मतलब ये पहले इतना अरसा क्यों ये ख्याल नहीं आया? हालांकि इसमें कोई शक वाली बात तो नहीं है, आप उनके नवासे हैं, तो आप जिस तरह अच्छा गाते भी हैं तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए था इस लेगेसी को बहुत पहले से, लेकिन आप सडन आप उसकी वजह ये है कि व्हेन आई एम 4 years old आई वांट टू स्टार्ट सिंगिंग इन स्कूल लाइव स्टेज विद लाइव बैंड एंड 1000 प्लस क्राउड। अच्छा, 4 साल की एज से? 4 साल की एज से। और उस टाइम पे भी मुझे अवार्ड मिलते थे जो आज घर पे हैं मौजूद। तो म्यूजिक के अवार्ड्स 1 क्लास की 1 स्टैंडर्ड के बच्चे को। तो उस टाइम से मुझे इंकरेज तो किया गया था, लेकिन उस टाइम कोई पता नहीं था। उस टाइम में लाइक सोनू निगम को गाना स्टार्ट किया था, मैं हूं ना गाने से, और उदित जी को गाना शुरू किया था। तो कोई ऐसा माइंड में था नहीं कि इस फील्ड में आएंगे या बड़े होके कुछ ऐसा सीन होगा। ये ऐसा लग रहा है कि मैंने नहीं, इस फील्ड ने खुद मुझे चुन के मेरा हाथ पकड़ के बस अल्लाह ताला ने इस फील्ड में मुझे खुद आगे लेके आए हैं। जब आप 4 साल के थे, आपने पहला गाना कौन सा गाया था लाइव परफॉर्मेंस? लाइव परफॉर्मेंस में 2 बार परफॉर्मेंसेज हुई थी और वो 2 गाने थे। एक था मैं हूं ना और एक था तेरे नाम। तो आपने ये किससे इंस्पायर होके किया था? अपने नाना जान से या फिर किसी और सिंगर से आपने इंस्पायर हुए? उस टाइम तो किसी और से, जाहिर बात है, इंस्पायर हुआ था। और उस टाइम सिंगर्स का तो मुझे कोई इतना पता नहीं था, बच्चे थे। बस ये था कि जो एक्टर है वही गा रहा है, यही पता था। तो इंस्पायरेशन फिर जाहिर बात है वो इंसान बन गया था। फिर पर्दे के पीछे जो था वो बाद में पता चला कि वो सोनू निगम थे। तो वो भी इंस्पायर रफ़ी साहब से थे, जिनको वो अपने टीचर मानते हैं, और उनको इंडिया में यंग रफ़ी साहब के नाम से टैग भी मिला हुआ। तो उनसे इंस्पायर था। बाद में जब पता चला कि फैमिली में लोगों ने सुनना शुरू किया मुझे, ये सबसे बड़ा किस्सा तब क्या है जब मैंने ये कंटिन्यू बात की, लोगों में कहना शुरू हुआ। उससे पहले ये हुआ था कि मुझे बताया गया था जब मैं होश संभाला था और मैं इस फील्ड में कदम रखना शुरू हुआ था इंडिपेंडेंटली, कि मैं किस तरह से लाइक करूँ काम। तो वो जो ख़ानदान के लोग हैं वो सुनने लग गए। तो वो मेरी नानी अम्मी को कहने लग गए कि खाला जी हमारे ख़ानदान में दूसरा रफ़ी साहब पैदा हो गए हैं। तो मैं इस चीज़ को सुन के और देख के बड़ा शौक हुआ था कि ये है कौन। बेसिकली मेरे लिए वो एक सरप्राइजिंग सीन था, गिफ्ट था कि वो पर्सन है कौन, क्योंकि मैंने क्लासिकल लोगों को उस टाइम नहीं सुना था। मैं पॉप रॉक के ज़माने से सुनने वाला बच्चा था, आतिफ असलम और इस तरह के लोग। तो मैं इन लोगों से इंस्पायर था स्टार्टिंग पे। फिर मैंने उनको जब सुना तो ऑब्वियसली दिल किया कि मैं उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाऊं। तो फिर ये अल्लाह ताला ने समझ लो कि हाथ पकड़ के बस राह दिखाई। जैसे बच्चे बैठ के बचपन में स्टोरियां सुनते अपनी नानी दादी से, तो आपने भी सुनी है स्टोरी? बिल्कुल ऐसे ही। और तो वो अच्छा, प्रोफेशनली आपने कब गाना शुरू किया और जो आपने प्रोफेशनली कंसर्ट्स वगैरह करने स्टार्ट? दिल के झड़के में खुद को बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास। मत हो मेरी जान उदास,
को तेरी मैं दुल्हन बनाकर रखूंगा दिल के मैं पास, मत हो मेरी जान उदास। थैंक यू सो मच। कहने के 2018 से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था जिसमें मैंने सीखा है। फिर 2019 में मैंने अपना गाना रिकॉर्ड करवाया और वो 2 गाने थे सिंगल्स जो मैंने 2020 में रिलीज़ हुए। उसके बाद चल सो चल में पहले मॉर्निंग शोज अटेंड किए, देन रिसेंटली मैंने कॉन्सर्ट्स करना स्टार्ट किया पिछले 1-2 साल के अंदर। जितना माशाल्लाह आप अच्छा गाते हैं, हमने आपका गाना सुना, तो इसके लिए प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है और रियाज जो होता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर करना पड़ता है या फिर उसमें बीच में कोई लापरवाही? नहीं, लापरवाही नहीं, मैं समझता हूँ जो अच्छा सिंगर बनना चाहता है उसको अच्छा सिंगर बनने के लिए रोज़ का 3 to 5 आवर कम से कम अपने आप को देने चाहिए। अपने गले को फॉर्मेशन समझनी चाहिए कि मैं किस गले के अंदर, किस बेस के अंदर, किस नोट के अंदर गा सकता हूँ, किस स्केल के अंदर गा सकता हूँ। तो क्योंकि हर एक को वो अल्लाह ताला ने पावर नहीं दी जो कि मैं नसीबों वाला हूँ, किस्मत है कि जिस तरह वो खून में मुझे शायद मिली है थोड़ी बहुत कि मैं हर जॉनरा में मल्टीपल जॉनराज में गा लेता हूँ, जैसे क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, पॉप रॉक, फ्यूजन, गज़ल। तो ये स्टाइल अपनाने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत कम लोग हैं जिनको गॉड गिफ्टेड ऐसी आवाज़ें मिली होती है, अदरवाइज आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी। और ये भी कहा जाता है ना कि अच्छा सिंगर बनने के लिए अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये सुनना कितना ज़रूरी होती है? गाने जो आप सुनते हैं उससे बंदा कितना सीखता है? मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छी बात की है। 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। एक सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग लिसनर होना चाहिए कि कितना कान आपके स्ट्रॉन्ग है किसी भी म्यूज़िक और गाने को सुनने के लिए। दूसरा, आपके लिरिक्स कितने अहमियत रखते हैं कंपोजिशन। जब तक आपकी इन दोनों चीज़ों में जान नहीं है, यू आर नॉट अ कंपोजर, यू आर नॉट अ सिंगर एंड यू आर नॉट अ म्यूजिशियन। ये तीनों चीज़ें आपस में बहुत कनेक्टिव है। जब तक ये तीनों चीज़ों का आपस में मिलाप सही से नहीं होगा ना 100%, तो वो आर्टिस्ट ही नहीं है। जब आपका पहला वीडियो वायरल हुआ जिसमें आपने गाना गाया, तो आपकी फीलिंग्स क्या थी? आप रात को सोए हुए हैं और आप बिल्कुल एक लेमैन है, जब आप सुबह उठे तो आप स्टार बन चुके हैं, तो क्या फीलिंग्स थी, क्या वाइब्स थी? ये बहुत इमोशनल क्वेश्चन भी है और इस सवाल से पहले मैं अगर वालदा साहिबा होती तो मैं सामने ज़रूर उनको देखता, क्योंकि उस टाइम पे वो मेरे पास मगरिब की नमाज़ पढ़ के बैठी थी और मेरा ही एक स्टूडेंट है जिसने मुझे ये शेयर किया था कुछ कि यू आर पेड। मैंने कहा मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। मैंने कहा था आपको एक दिन कि आप कमाने लग जाओगे और इस तरह से। मैंने कहा वो तो ठीक है लेकिन मुझे समझ नहीं आई। ये इंटरव्यू एक दिन पहले अपलोड हो चुका था और जब वायरल हुआ, आई डोंट नो, मैंने देखा तक नहीं था। तो उसने मुझे पहला ऐसा सेंड किया है, स्क्रीनशॉट भेजा है और मेरी वालदा साहिबा भी नमाज पढ़ के मगरिब की मेरे पास बैठी थी। वो जैसे ही बैठी है तो मैंने वो जब स्क्रीनशॉट देखा तो मेरे हाथों से वो मोबाइल गिर गया। मतलब खुशी के मारे और खुशी के आंसू थे कि बस अल्लाह ताला ने सुन ली। क्योंकि वो जो गाना मैंने उधर गाया था और वो गाना से जो रातों रात कहने की शोहरत मिली या कुछ भी, वो गाने से पहले एक छोटी सी स्टोरी ये थी कि मैंने वो गाना जब सुना था रफ़ी साहब का पहली बार, जब मैं उनको सुन के मैं स्टार्ट हुआ था कि यार शायद मैं भी कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने पहले तज्ज़िया किया, एनालाइज़ किया, देन मैंने ये सब कुछ किया। तो उसके अंदर वो गाना सुनने के बाद 1964 दोस्ती फिल्म का गीत था, बहुत मुश्किल कंपोजिशन थी, वो मैं बहुत ज़्यादा ज़ारों कतार रोया था, एक अलग बंद कमरे में और अंधेरा था। तो बस अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि कुछ परसेंटेज अगर उस तरह का जायका, कोई आवाज़ की कोई झलक, कोई शोहरत, कुछ परसेंटेज अगर मुझे या अल्लाह पाक अगर आप अता कर सकते हैं तो मुझे नहीं पता था वो पहले इंटरव्यू का पहला गाना होगा तो वो इस तरह से होगा। ये रिश्तेदार और दोस्त अब भी अब मिलने मिलाने की कोशिश करते हैं जो पहले जरा दूर दूर थे? जो दूर दूर थे वो भी अब और ज़्यादा फिल वक्त दूर हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद मैं लेगेसी को आगे बढ़ाने के बजाय किसी का नाम यूज़ करके बाकियों की तरह जो है फेमस हो रहा हूँ या कोई मीडिया स्टंट कर रहा हूँ या काम लेने की खातिर कर रहा हूँ, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई सपोर्ट करने वाले भी होते हैं और आपके हेटर्स भी होते हैं। रफ़ी साहब का जिक्र मुसलसल हो रहा है, तो रफ़ी साहब के साथ ऑब्वियसली आपकी मेमोरीज तो नहीं होंगी, लेकिन आपके जो बड़े हैं तो किन की मेमोरीज हैं उनके साथ और क्या स्टोरीज वो आपके साथ शेयर किया करते हैं? उन्होंने बताया था जब तकरीबन वो 15 to 18 की एज के अंदर थे तब मेरी नानी अम्मी ने उनको देखा था जब ये हिजरत का ज़माना था। रफ़ी साहब खुद भी बताते हैं अपनी हिस्ट्री के अंदर कि वो एक
किसी बंदे से इंस्पायर नहीं थे, सिर्फ एक भिखारी से इंस्पायर होकर उन्होंने गाना गाना शुरू किया था। जो कि रफ़ी साहब को एक लेजेंड बनना था और एक सब कॉन्टिनेंट में अपना नाम पैदा करना था, तो जाहिर है ये सारा मामला होने थे। हम चाहेंगे आपसे कुछ मजीद सुने रफ़ी साहब की ही जो गाया हुआ कुछ, आप प्लीज हमें कुछ वो आने से उसके आए बहार बड़ा फेमस है। बिल्कुल, मैं आपको एक हाँ। मेडले की तरह बना के सुना देता हूँ। हाँ प्लीज। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, नज़ारों रंग के नज़ारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो भूल के गए, रात आई तो नज़ारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। भाई बहुत ज़बरदस्त, हमें तो मज़ा आया और ऐसे ही मतलब एक रफ़ी साहब की याद एक बार फिर से ताज़ा हो गई। बिल्कुल ऐसे ही। आई होप आप लोगों को हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इनकी वॉइस कैसी लगी, और अगर आप भी इंटरव्यू करना चाहते तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनसे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाते जाते एक गाना और ज़रूर। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सब, इन्हें देख कर जी रहे हैं सब। ये